Hello warriors, this is Dr. Santosh from मानस ऊर्जा एकेडमी। आज हम षष्ठी उपक्रम जो व्रणों के रिलेटेड होते हैं, खासकर वर्ण शोथ और व्रण दोनों से रिलेटेड होते हैं चिकित्सा के रूप में, जिसका रेफरेंस है सुश्रुत चिकित्सा फर्स्ट अध्याय द्विव्रणीय अध्याय। तो उसमें व्रणों की चिकित्सा की बात की है और उसके लिए 60 उपक्रम बताया है, जिसे ही हम कहते हैं षष्ठी उपक्रम। तो जनरली अगर ये भी पूछा जाए कि षष्ठी उपक्रम किससे रिलेटेड है, तो ये व्रण की चिकित्सा से रिलेटेड है, जिसे सुश्रुत ने कहा है। ये दो चीज़ें अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। उसका रेफरेंस भी हमने बताया कि सुश्रुत चिकित्सा पहला अध्याय, राइट। अब यहाँ पर देखो क्या क्या है, हम लोगों को ये पूरा याद नहीं रखना है कि कौन कौन से वो उपक्रम है, जैसे यहाँ से लेके ये सारे षष्ठी उपक्रम में, क्योंकि जब इनके टीकाकार ढल्लन ये कहते हैं कि इसमें जो 60 संख्या है इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कुछ अलग टीकाकार अलग मानते हैं। जैसे यहाँ आप ही देख लो कि यहाँ पर विश्रावन आया है, राइट, और यहाँ पर भी विश्रावन आया है, तो संहिता में ही ऐसा है। तो कहीं कहीं जगह पे ये संख्या जो है वो प्लस माइनस हो जाती है, लेकिन कुल मिला के हमें षष्ठी उपक्रम होते हैं व्रण की चिकित्सा में, ये याद रखना है। आपको इनका क्रम जरूरी नहीं है याद रखना। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनका जो क्रम है ये जरूरी नहीं है याद रखना। केवल क्या रखना है आपको याद, सबसे पहले तो ये इसका उपक्रम जो होता है पहला वाला अपतर्पण, उसके बाद आलेप, ठीक है, ये दो, और लास्ट वाला आप रक्षा विधानम कर कर याद रख सकते हो। ये बीच वाला ये जो है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्रम की अगर मैं बात करूँ ना, ये क्रम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को उस पर्टिकुलर उपक्रम में क्या दिया होता है, जैसे षष्ठी उपक्रम है तो इसमें अपतर्पण में क्या है, आलेप में क्या है, फिर विमलापन किसके लिए, मतलब कौन सी स्टेज पे होने पे देना चाहिए, पाचन किस स्टेज पे देना चाहिए, फिर ये परिषेक होता है उसका यूज़ क्या होता है और कौन सी अवस्था में देना है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हार्डली एक एक लाइन में होती है, वही आपको करना है। सबसे पहले तो इसे याद रखो कि षष्ठी उपक्रम व्रण से रिलेटेड है, जिसको सुश्रुत ने कहा है, जिसका संदर्भ चिकित्सा शास्त्र का पहला अध्याय है द्विव्रणीय, ठीक है। तो पहले दो हम याद रख सकते हैं, अपतर्पण पहला है और दूसरा है आलेप। ये व्रण की चिकित्सा की बात हो रही है, और उसके बाद लास्ट में रक्षा विधान। अब थोड़ा मैं एक बार आपको जस्ट पढ़कर बता दूं कि इसमें और क्या याद रखना है, ठीक है। मैंने पहले तो आपको बता दिया कि इसमें से एक एक को हम बाद में देखने ही वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो इस श्लोक में से हमको क्या याद रखना है कि ये देखो कि तस्य व्रणस्य षष्ठी ही उपक्रमा भवन्ति तद यथा, कौन कौन से हैं, अपतर्पणम, आलेपः, परिषेक, अभ्यंगः, स्वेदो, विम्लापनम, उपनाह, पाचनम, विश्रावणम, स्नेह, वमनम, विरेचनम, छेदनम, भेदनम, दारणम, लेखनम, एषणम, आहरणम, वेदनम, विश्रावणम, सीवनम, संधानम, पीडनम, शोणित स्थापनम, निर्वापनम, उत्कारिका, कषायोवर्ती कल्कः, सर्पिस्तैलम, रसक्रिया अवचूर्णनम, व्रणधूपनम, उत्सादनम, अवसादनम। देखो यहाँ पर दोनों वर्ड देखो, उत्सादन और अवसादन। मृदु कर्म, दारुण कर्म, क्षार कर्म, पांडु कर्म, इसको स्टार कर लेना। प्रतिसारण, रोम संजननम, ये भी यूज़ किया जाता है आजकल ना, रोम संजननम। लोम अपहरणम, देखो ये अपोजिट हो गया, ठीक है, यहाँ एक जगह पे रोम का आना है और दूसरी जगह पर रोम को कम करना है। बस्ती कर्म, उत्तर बस्ती कर्म, बंध, पत्रदानम, कृमिघ्नम, ब्रूहणम, विषघ्नम, शिरोविरेचनम, नस्यम, कवलधारणम, धूमो, मधु, सर्पी यंत्रम, आहारो, रक्षा विधानम इति। ये सब षष्ठी उपक्रम में आ रहा है। हम लोगों को इसके जो एक एक वर्ड है ना, इसका मीनिंग पता होना चाहिए और वो कौन सी अवस्था में यूज़ किया जाना चाहिए। ये जस्ट एक ओवरलुक, मतलब एक ओवरलुक भी आप करते हो तब भी काम हो सकता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हम लोगों को, ठीक है। अब उसमें से भी देखो आगे जाके आएगा ही कि अपतर्पण से लेके विरेचन तक, अपतर्पण अध्याय विरेचन अंता ना, इसमें वैसे देखा जाए तो 12 होंगे, ठीक है। जैसे को अपतर्पण आलेप 2, परिषेक 3, अभ्यंग 4, स्वेद 5, विमलापनम 6, उपनाह 7, पाचन 8, विश्रावन को यहाँ लिया है इस वजह से यहाँ पे नहीं लिया, स्नेह 9, वमन 10 और विरेचन 11। तो ये जो है 11,
अपतर्पण आद्य विरेचन अंता ऐसा वर्ड है, नीचे के स्लाइड में आपको समझ में आएगा, उसका यूज़ अलग है। ठीक है, उसको एक जगह पे लिया है। चलो अब हम एक एक करके आगे थोड़ा देखते हैं। इस स्लाइड में थोड़े एक दो ही कंसेप्ट आपको केवल बता दूं, बाकी के हो सकता है लेक्चर्स में बाकी के भी थोड़ा थोड़ा उसका मीनिंग आपको बता दूं। ओके, आगे है, देखते हैं हम क्या क्या है इसमें। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टीकाओं में से ही लिया है ये। उसमें क्या लिखा है कि षड्विधाः प्राक उपदिष्टाः शोफा। इसका मतलब है शोफ के 6 प्रकार है। यहाँ पर शोफ मतलब कि व्रणशोफ, इसको अच्छे से समझ लेना। यहाँ शोफ मतलब व्रणशोफ। तस्य एकादश उपक्रमाः भवन्ति अपतर्पण आदयोः विरेचन अंता। जो मैंने अभी कहा, एकादश मतलब 11, अभी मैंने आपको गिनाया। अपतर्पण आदयोः मतलब अपतर्पण स्टार्ट करेगा और विरेचन के अंत में, यहाँ पे विश्रावण को आपने नहीं लिया। तो ये जो है षड्विध शोफ, जो है षड्विध वर्ण शोफ है, इसके लिए 11 उपक्रम इम्पोर्टेंट है। ते च यानी कि वही विशेषण शोथ प्रतिकारे वर्तन्ते। विशेषण शोध प्रतिकार में यूज किए जाने वाले ये 11 उपक्रम है। षष्ठी उपक्रम से इसमें से 11 उन्होंने ये कहा है कि व्रणशोथ प्रतिकार के लिए विशेष कर यूजफुल है। अब इसके आगे देखो क्या है कि व्रण भावम आपन्नस्य, मतलब कि व्रणशोथ के बाद उसमें व्रण भाव या पूय भाव आ जाता है। न च विरुद्धन्ते, इसका मतलब ये नहीं कि ये 11 है वो आगे के जब व्रण अवस्था आती है तो उसमें यूज नहीं करना है, उसमें भी करना है। शेषास्तु प्रायेण व्रण प्रतिकार हेतवाः एव, जो बाकी जो है वो प्रायः व्रण प्रतिकार के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो व्रण शोध के लिए 11 जो है वो विशेष कर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब केवल व्रण हो तो उसमें ये 11 यूज़ नहीं करना है, तो वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ विरोध नहीं है। केवल उनका बताने का तरीका ये है कि व्रण शोध में 60 उपक्रम से जो 11 है वो विशेषकर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखो। अब हम आगे जाते हैं कि आगे की स्लाइड में क्या क्या दिया है। देखो यहाँ पे है अपतर्पणम आद्य उपक्रमः एष, मतलब यहाँ पे देखो अपतर्पणम आद्य उपक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपतर्पणम आद्य उपक्रम, उसमें से हमने देखा कि अपतर्पण पहला था, आद्य मतलब पहला, एषः मतलब वो, सर्वशोफानाम सामान्य प्रधानतमश्च, सभी व्रणशोफ में सामान्यतः वो प्रधानतम है, सबसे बेस्ट है। प्रधानतम क्यों है? क्योंकि वो पीड़ा वगैरह कम करता है, आशु हर होता है, इस वजह से, बाकी कारण बहुत है उसके। लेकिन हमको याद रखना है कि अपतर्पण आद्य उपक्रम है और वो सभी शोफ में प्रधानतम है। इसका रेफरेंस है सुश्रुत चिकित्सा स्थान पहला अध्याय, इसको भूलना नहीं है, व्रण द्विव्रणीय अध्याय में। अब यहाँ पर चीज़ें क्या है देखो, उसका मीनिंग देखो। अपतर्पण का मीनिंग यहाँ पर बताया उन्होंने, अपतर्पणम अभोजनम, इसको स्टार कर लो। अपतर्पण का मतलब है अभोजन, बस इतना ही याद रखना, मतलब कुछ खाना नहीं है, मतलब लंघन। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यत् किंचित एव अपतर्पणम वमन आदि, और वमन आदि नाम पृथक एव उपादानात्, मतलब आगे जाके वमन आदि चीज़ें भी बताई है। देखो अपतर्पण मतलब कि शरीर जिस भी क्रिया से शरीर में अपतर्पण हो, तो वमन आदि क्रियाओं से भी अपतर्पण हो जाता है, लेकिन षष्ठी उपक्रम में वमन आदि को अलग से बताया है, अलग तरीके से। तो यहाँ पे अपतर्पण में केवल उन्होंने अभोजन इसको ही लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको किसी भेषज का प्रयोग नहीं है, औषध का प्रयोग नहीं है, केवल अभोजन है। ठीक है, यही बताना है आपको। कहीं भी अगर सवाल आए कि अपतर्पण आद्य उपक्रम है क्या सर्वशोफों का, प्रधानतम है क्या, तो यस, ये प्रधानतम है। क्योंकि आगे जाके आपको सुश्रुत का जो सूत्र स्थान है उसमें जो 18वां जो अध्याय है, राइट, वर्ण आलेप बंध विधि, तो इसमें आपको अलग रेफरेंस मिलेगा। इसका भी रेफरेंस हमने नीचे दिया है, आगे की स्लाइड में वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना याद रखना है कि वो प्रधानतम उपक्रम है, प्रधानतमश्च, कौन सा? अपतर्पण। और अपतर्पण का मीनिंग है अभोजन। देखो वमन आदि भी चीज़ें अपतर्पण करती है, लेकिन यहाँ पे ढल्लन ने अभोजन को ही लिया है। ठीक है, ओके। आगे की स्लाइड में क्या है देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि किस चीज़ के लिए हम अपतर्पण करेंगे। ठीक है, कि दोष वृक्षाय उपशांत्यर्थ दोषानद्यस्य देहिना आवेक्ष दोष प्राणम च कार्यम स्यात् अपतर्पणम। अब हमने यहाँ तो देखा कि अपतर्पण मतलब अभोजन होता है,
अब यहाँ पे दोष उपचाय उपशांति, मतलब दोष का जो बड़ा हुआ है दोष, उसको उपशांत यानी शांत करने के लिए ये देना है। कौन? अपतर्पण। अब अपतर्पण देते समय दो चीज़ों का ख्याल रखने के लिए उन्होंने कहा है। वो मतलब आवेश मतलब देखना क्या है, दोष और प्राण, दोषों का मान कितना वो बड़ा है, और प्राण मतलब रुग्ण का बल। क्योंकि चरक भी कहते हैं कि जब दोष कम होते हैं, मतलब कि स्वल्प दोषान विलंघयेत, जब दोष कम हो, अल्प हो तो लंघन करना चाहिए। लेकिन जब रुग्ण का बल अच्छा हो तभी। दोष बड़े हैं, ठीक है, और आप मतलब दोष कम भी है और रुग्ण का बल कम है, तो आपको लंघन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे दोषों के भी आगे जाके रुग्ण के प्राण यानी कि बल को इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, बड़े हुए दोषों को हमें कम करना है। और लंघन क्या करता है कि एक तो कम दोष अवस्था होती है तब बहुत जल्दी काम कर लेता है, जब बड़ा हुआ होता है ज़्यादा दोष तो आपको रुग्ण का बल देखना है और उसके अकॉर्डिंगली लंघन करना है, या फिर मतलब अभोजन करना है, या फिर शोधन करना है, ताकि उस दोषों को बाहर निकाले। ये किस पे डिपेंड होता है? टोटली डिपेंड होता है रुग्ण परीक्षा पे। तो उसमें सबसे पॉइंट पहला होता है उसका बल। रुग्ण का बल अच्छा होना चाहिए तभी लंघन देना है, इस चीज़ को समझो, क्योंकि आगे जाके आपको श्लोक में ही नज़र आ रहा है कि ऐसी चीज़ें में देना नहीं है अपतर्पण। न कार्यम, किसमें? ऊर्ध्व मारुत, तृष्णा, क्षुधा, मुखशोष, श्रमान्विता, गर्भिणी, वृद्ध, बाल, दुर्बल, भीरु, ये चीज़ें क्या कर रही है? ये बल कम है ऐसा दिखा रही है, तो इसमें हमें अपतर्पण नहीं करना है। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आवेश मतलब देखना, दोष और प्राण। प्राण मतलब रोगी के, रुग्ण के, और दोष मतलब दोषों का प्रमाण। ठीक है, और जनरली ये पता है कि लंघन तभी किया जाता है जब दोष अल्प हो, ज़्यादा नहीं बड़े हो। उसका जो उच्छाय है मतलब बढ़ने वाली चीज़ है, उसको कम करने के लिए हमें अपतर्पण देना है। ठीक है, इजी है समझने में, मुझे नहीं लगता कि बहुत दिक्कत आ रही है। एक ही पॉइंट याद रखना कि जो अपतर्पण है इसका मीनिंग है अभोजन, और ये किसके लिए देना है? दोष का जो वृक्षा यानी कि दोष की वृद्धि होती है उसको कम करने के लिए, उसको न बढ़ने के लिए। लेकिन ये करते समय हमको जो रुग्ण है उसके बलों का भी यूज़ मतलब देखना है, उसकी आगे की परीक्षा भी देखनी है, क्योंकि प्राणम च, इस च से आदि भाव आते हैं। आदि मतलब क्या? कि रुग्ण परीक्षा की जो भी आदि भाव है, प्रकृति वगैरह, इसको भी देखना है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है देखो कि ये जो रेफरेंस है ये मैंने निकाला है सुश्रुत का जो सूत्र स्थान है 18वां, उसमें से है, जो व्रण आलेपन बंध में, व्रण आलेपन बंध विधि। उसमें क्या है कि आलेप भी है और बंध भी है, सूत्र स्थान 18। अब इसमें एक चीज़ देखो कि आलेपः आद्य उपक्रमः एष सर्वशोफानां सामान्य प्रधानतमश्च। अब बिल्कुल यही चीज़ हमने किसके लिए देखी थी? अभी अपतर्पण के लिए देखी थी, अपतर्पण के लिए देखी थी। अब अपतर्पण के बाद षष्ठी उपक्रम में आलेप आ रहा था, लेकिन इन्होंने सुश्रुत ने क्या कहा कि सूत्र स्थान में आलेप को ही प्रधान उपक्रम माना है। अब ये क्यों माना है? देखो इसका मानने का तरीका क्या था, क्यों माना है ये, तो इसके लिए उन्होंने टीका में कुछ चीज़ें बताई हैं। वो चीज़ें क्या है देखो। सबसे पहले तो ये आपको समझ में आया होगा कि अपतर्पण आद्य उपक्रम था, अभी हमने देखा, लेकिन सुश्रुत सूत्र 18 में उन्होंने आलेप को प्रधान माना है। इस आलेप को प्रधान माना है, क्यों माना है उसका अर्थ देखो। यहाँ पे क्या दिया है कि एष आलेपः न अन्वेष आलेप आद्य उपक्रमम कथम द्विव्रणीय अपतर्पणस्य आद्यत्वेन पठित्वात्। द्विव्रणीय अध्याय में हमने तो अपतर्पण पठन किया था, अब यहाँ पे आलेप क्यों बताया जा रहा है? सुश्रुत के सूत्र स्थान 18 में। उसका अर्थ देखो, औषध द्रव्येभ्यो बहि अंत प्रमार्जनेभ्यो आलेप आद्य इत्यर्थ। इसका मतलब यही है कि जो आलेप है वो औषध द्रव्यों की अपेक्षा, बहि अंत प्रमार्जन मतलब कि औषध देने की अपेक्षा से आद्य उपक्रम है। इसको अलग तरीके से भी समझे, क्योंकि हमने जो अपतर्पण कहा था, राइट, उस अपतर्पण में अभोजन ये शब्द देखा था। अभोजन मतलब कि खाना नहीं खाना है, और अभोजन का मतलब होता है कुछ नहीं देना। अब यहाँ पे हम जो आलेप कर रहे हैं, आलेप का मतलब हो रहा है कि कुछ तो हम एक्शन कर रहे हैं, तो ये औषध द्रव्यों की अपेक्षा से आद्य उपक्रम है। तो जब कोई सवाल आएगा तो ऑप्शन पर ये निर्भर करेगा कि आंसर क्या होगा।
अगर अपतर्पण भी होगा और आलेप भी होगा तो आपको अपतर्पण को ही चुनना है, और अपतर्पण ऑप्शन नहीं है और आलेप है तो आपको आलेप आंसर लिखना है। आलेप आद्य उपक्रम क्यों है? क्योंकि औषध प्रयोग की दृष्टि से। अपतर्पण आद्य क्यों है? वैसे तो षष्ठी उपक्रम में अपतर्पण ही आद्य है, लेकिन वहाँ पे कोई औषध नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से। ठीक है ना? ओके, आगे देखो क्या है लास्ट की स्लाइड में। और यहाँ पे चक्रपाणी ने भी उसका कुछ संदर्भ दिया है। वो कहते हैं कि यहाँ देखो कि आलेप आद्य उपक्रम इति शोथ भेषज प्रयोग अपेक्षया। आलेप अगर आद्य उपक्रम कहा गया हो तो ये शोथ भेषज प्रयोग अपेक्षया किया है, आलेप को आद्य माना है। तेन द्विवरणीय अपतर्पण से आद्यम उक्तम न विरोधी। तो ये अपतर्पण की तुलना में प्रधान नहीं है, लेकिन भेषज प्रयोग की अपेक्षा ये प्रधान है। मैंने कहा फिर भी समअप करा दूं कि अपतर्पण और आलेप में प्रधान कौन है? तो अपतर्पण ही प्रधान है। अगर अपतर्पण नहीं है तो आपका आंसर होगा आलेप। अब ऐसा विरोधाभास क्यों है? चक्रपाणी कहते हैं वैसे वो यही विरोधी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भेषज प्रयोग की अपेक्षा जरूरी है। भेषज प्रयोग की अपेक्षा का मतलब होता है भेषज देना। तो आलेप में हम भेषज का यूज कर रहे हैं, अपतर्पण में अभोजन की वजह से यूज नहीं कर रहे। सिंपल है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मानस ऊर्जा एकेडमी में आपको ऐसे भी पढ़ाया जाएगा कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, केवल ये रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है। अदरवाइज़ कुछ बंदे ये यूज़ करेंगे कि प्रधान है और ये दोनों आंसर आएंगे तो आपको क्या लिखना होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको टीका को भी देखना पड़ेगा। तो टीकाओं में जो भी आता है तो वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर ही हो जाते हैं। ठीक है। अब षष्ठी उपक्रम में जो भी अब हमने देखा वहाँ पे 60 उपक्रम में उसमें हमने 11 उपक्रम देखे जो कि वर्णशुद्ध के विशेषकर यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद भी यूज़ करने वाले हैं, लेकिन षष्ठी उपक्रम में 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें शब्द क्या था? अपतर्पण आदि विरेचन अंता। ठीक है, इसको अच्छे से यूज़ करना या ध्यान में रखना। उसके बाद क्या देखा हमने? अपतर्पण और आलेप में जहाँ पे कभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको अपतर्पण ही प्रधान मानना है। प्रधान मतलब प्रधानतम मानना है, और अपतर्पण नहीं है उस जगह पर आपको आलेप यूज़ करना है, क्योंकि भेषज प्रयोग की अपेक्षा से वो है। ठीक है। मुझे लगता है कि जो भी बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है या प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो वॉरियर्स हैं उनसे शेयर करिएगा ताकि उनको भी उसका फ़ायदा मिले। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।